Good evening, friends. Dear students, myself Dr. Aniket और आज से इस वीडियो सेशन में इस चैनल पर YouTube चैनल पर हम बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिक्योरिटी जो ICAR के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ईयर में ही ऑफर किया गया है। और आप सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट more than 60 or about 70% syllabus we already have been covered into our physical classes। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी इवनली आपके जो एडवाइजर लोग हैं उन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा इस कोर्स का टेंशन ले रहे हैं और बता रहे हैं कि कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। बच्चों इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सब जानते हो कि यहाँ पर 4 कॉलेजेस में हम इस कोर्स को पढ़ा रहे हैं और आपके अलावा यूजी, पीजी और पीएचडी के दूसरे भी कई सारे कोर्सेस है। किसी का एग्ज़ाम चल रहा है, किसी का क्या चल रहा है, तो बाकी भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह हमारी काफ़ी सारे एंगेजमेंट हैं। तो इसलिए हम सेपरेट सेपरेट मतलब डिवीजन वाइज 50-50, 60-60 की बैचेस में इसके क्लासेस नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए जो आप 230 की स्ट्रेंथ है इस कोर्स में, तो 230 बच्चे जब इकट्ठा एक हॉल में इकट्ठा होते हैं तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि हर बच्चे की तरफ ध्यान देना मुझे पॉसिबल नहीं होता है। कौन सा स्टूडेंट कितना समझ रहा है, उसको कितना आ रहा है, कितना सुन पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करना क्लासेस में थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 230 की है, तो हम ये मल्टीपर्पज़ हॉल में अपना क्लास कराते हैं क्योंकि जितनी भी हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स है अपने कॉलेज की, तो उनकी कैपेसिटी मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स तक है, तो आप सारे बच्चे वहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए हम स्मार्ट क्लास रूम में इस क्लासेस को नहीं करा सकते हैं और इसीलिए आपको बस वहाँ पर आके मुझे बताना पड़ता है। ना तो वहाँ पर कोई पीपीटी का प्रेजेंटेशन हो सकता है, ना ही ब्लैक बोर्ड का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसलिए भी अंडरस्टैंडिंग होती है। और सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है हमारे वो हिंदी बैकग्राउंड से हैं। 12th की जो एग्ज़ाम है उन्होंने हिंदी मीडियम से की है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में उनको हिंदी की दिक्कतें हो रही है अंडरस्टैंडिंग में। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल है। हर साल हम इस चीज़ को देखते हैं, बल्कि अभी ये जैसे कि कोर्स नया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत नेचुरल प्रोसीजर है। आप लोगों को भले ऐसा लगता हो कि हमें शुरू में हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोरी है या नहीं आ रही है, इसमें कोई भी पैनिक होने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं। धीरे 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 आप सारी चीज़ें सीख जाओगे और एक स्पेशल समय के बाद आप सारे लोग अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए हमारी ये कोर्स बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि अगले महीने में इसकी फाइनल एग्ज़ाम्स भी लगने वाली है। मिड टर्म की कापियाँ मैं चेक कर रहा था, क्विज़ भी हमने जो कराया था, तो वो भी एक कारण है कि मुझे लगा कि सच में बच्चों की जो है क्लासेस में अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा कम हो रही है। तो इसलिए इंटेंसिवली मैंने एफर्ट्स लिए है कि आपको इस तरीके के वीडियो के फॉर्म में और स्पेशली इन हिंदी हम आपको इस कोर्स के बारे में बताएंगे, तो आप जान जाएंगे कि जितना आप मुश्किल समझ रहे हैं ये कोर्स बिल्कुल ही उस तरह का हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी कोर्स है। लेकिन ये भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कोर्स की कुछ अपनी खासियत है जो आपको लाइफ टाइम याद आएगी, काम में आएगी। जो आप यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेके चलोगे तो आपको बाकी भी कई सारे कोर्सेज में डिग्री के बचे हुए सेमेस्टर्स में ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाएगी। दूसरी एक बात है कि मैं सोच रहा था कि इसकी ज़ूम पर कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करा के इस कोर्स का सिलेबस ख़त्म कर दें। लेकिन फिर किसी ने मुझे सलाह दी कि ज़ूम पर भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम आए दिन इसकी मीटिंगें वगैरह अटेंड करते रहते हैं, तो कई बार इंटरप्शंस होते रहते हैं। दूसरी बात वहाँ पर टाइम लिमिट होता है, 40-45 मिनट का ही समय मिलता है एक सेशन में।
और तीसरी बात ये होती है कि आपको मोबाइल पर देखने के लिए वहाँ पर मतलब डिस्प्ले का बहुत सारा जो एरिया है वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऐसे वैसी चीज़ों में अदर इंफॉर्मेशन में ऑक्यूपाई हो जाता है। तो इसलिए भी वो कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ये यूट्यूब के माध्यम से ही आपके पास क्लासेस पहुंचाए जाए। दूसरा ये भी मेरे उद्देश्य है कि यूट्यूब का जो फ्री एक्सेस है उसके कारण आप लोगों को तो जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट है बांदा के उनको तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन बाकी भी पूरे देश में अलग अलग कॉलेज में हर एग्रीकल्चर एंड अलाइड कॉलेज में ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ के बच्चों को भी इसका बेनिफिट होगा। तो ये हमारा क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है। तो इसी के साथ बच्चों हम शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्लास। एक्चुअली इसमें जो है पूरा हमें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलना है, हम सिलेबस को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सिलेबस का दायरा भी बहुत बड़ा है, आप सब लोग जानते हो, क्योंकि एक एक वर्ड में एक एक लाइन में बहुत सारा सिलेबस समाया जा सकता है, इसलिए हमें पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट करना है। और आज का जो टॉपिक है वो हमने रखा है कि लाइवलीहुड एंड ओवरव्यू, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट्स है लाइवलीहुड के उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे। उसकी क्या कंसेप्ट है, संज्ञाएं हैं, उसके बारे में देखेंगे। और इससे पहले भी एक चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस जिसमें जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जो डेटा है, स्टेटिस्टिकल डेटा पर्टिकुलरली, कि कितना एरिया एग्रीकल्चर में है, कौन सी फसलें ली जाती है, इनकम लेवल क्या है, फार्मर की होल्डिंग क्या है, कई सारे टेबल्स है। मैं ऑलरेडी आपको नोट्स दे चुका हूँ, तो उसमें आप देख रहे होंगे 40-50 टेबल इस तरीके की हमने दी है, तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन वो डेटा है उसमें से क्या ज़रूरी है क्या है मैं आपको नेक्स्ट किसी क्लास में बता दूंगा। आपको हर चीज़ उस डेटा में से रटने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कई सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई है जो बहुत ज़रूरी है। आपको कौन सी चीज़ें याद में रखने की ज़रूरत है वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बता दूंगा। तो आज हम शुरू करते हैं बच्चों लाइवलीहुड के बेसिक कंसेप्ट से, और लाइवलीहुड के बेसिक कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ें उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस इमेज को देख लो। ये इमेज क्या है, ये एक्चुअली मैंने एआई से जनरेट की है। मैंने कई बार प्रॉम्प्ट दिए, कई अलग अलग कंडीशंस रख रख के इस इमेज को बनाने की कोशिश की है। एक्चुअली काफ़ी सारे बार इसको ट्राई करना पड़ा, तब जाके हमें एक अच्छे फॉर्म में ये इमेज एआई से मिल पाई। तो आप इमेज को थोड़ा सा देखिए, समझिए, और इसको थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली एक लाइवलीहुड में क्या चीज़ें होती है। तो कोर्स हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली हमारा मैक्सिमम फोकस जो है रूरल लाइवलीहुड के ऊपर रहेगा। और आप सब जानते हैं रूरल लाइवलीहुड मतलब विलेज के, एक रूरल के, गांव देहातों के जो लोग होते हैं उनके जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें। और आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो विलेज का बैकग्राउंड होता है उसमें लैंडस्केप होता है, फसलें होती है, तालाब वगैरह, छोटे छोटे घर या छोटे से बाजार, स्कूल, ये मार्केट छोटा सा, ये सारी चीज जो होती है ये सारा इकट्ठा होके बनता है हमारा एक रूरल लाइवलीहुड का सिस्टम। तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी होता है, कस्टमर भी वहीं पर होता है, खरीदी बिक्री भी वहाँ पर होती है, प्रोसेसिंग वहाँ पर होता है। लोगों का मतलब एक जो आजीविका का जो डेली रूटीन है वो हम इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइवलीहुड है इसमें इसके डेफिनेशन में ये बताया गया है कि ऐसी सारी चीजें जिनके आधार पर किसी भी फैमिली की, किसी की भी व्यक्ति की जिंदगी निर्भर किया करती है। जिंदगी निर्भर करने का मीनिंग क्या है यहाँ पर, आप अपनी बेसिक जरूरतें जो है, कौन सी बेसिक जरूरतें होती है हमारी, हमारे लिए चाहिए फूड, हमारे चाहिए शेल्टर, हमारे चाहिए क्लॉथिंग, और इसके अलावा भी कई सारे आपको एक समाज में एक अच्छा लाइफ व्यतीत करने के लिए, जिसको हम एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, एक अच्छे स्तर पर जीने के लिए इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो
ये सारी ज़रूरतें हमारी पूरे करने के लिए हम कौन से माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कौन से रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिला के जो सिस्टम बोलता है, उसको हम बोलते हैं लाइवलीहुड। हिंदी में इसको बहुत सरल मीनिंग है आजीविका। मतलब दैनंदिन जीवन में हमें अपना व्यतीत करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो भी ज़रूरी होती है उसको पूरा करने के लिए जो माध्यम हम इस्तेमाल करते हैं, उन सारे माध्यमों को मिला के लाइवलीहुड कहा जाता है। अब इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती है, उसमें कैपेबिलिटीज़ आती है। इसका मतलब हर आदमी के अंदर कैपेबिलिटीज़ होता है, हर सोसाइटी के अंदर, हर सिस्टम के अंदर अपनी कैपेबिलिटी होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक लड़का जो है 50 किलो वज़न उठाता है, एक 80 किलो वज़न उठाता है, मतलब उसकी कैपेबिलिटी हो गई। तो कैपेबिलिटी का कांसेप्ट है, हम अलग-अलग स्तर पे रह सकते हैं। किसी की कैपेबिलिटी, कौन कितना इनकम पा रहा है, कौन कितना काम कर पा रहा है, तो इस हिसाब से भी कैपेबिलिटी का हिसाब हम लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है एसेट्स। ये सारे क्या है, लाइवलीहुड के कंपोनेंट्स हैं। हम आगे की स्लाइड में भी देखेंगे। थोड़ा-सा यहाँ पर ग्लिम्पसेस मैं दिखा रहा हूँ कि एसेट्स में क्या चीज़ें आती हैं, कि क्या-क्या चीज़ें हैं। मालमत्ता, एसेट्स का लिटरल हिंदी मीनिंग क्या है? मालमत्ता। मतलब अब वो क्या है, नेचुरल भी हो सकती है और आपकी सोशल भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है। देखेंगे आगे उसके बारे में। और तीसरी चीज़ इसमें आती है एक्टिविटीज़। मतलब इस लाइवलीहुड को पाने के लिए, इसको व्यतीत करने के लिए क्या-क्या क्रियाकलाप हम लोग कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। और आता है एक एक्सेस टू रिसोर्सेस। मतलब जिन रिसोर्सेस के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें पाने वाले हैं, वो किसको कितनी मिल रही है, या तो ये या किस सरलता से मिल रही है, उसी को एक्सेस बोला जाता है। तो लाइवलीहुड का जो कंसेप्ट होता है वो मल्टी डायमेंशनल है। कई सारी चीज़ें इसमें आती है, जैसे मैंने पहले भी बताया। इकोनॉमिक आती है, सोशल आती है और एनवायरमेंटल आती है। तो सारी चीज़ों को हम विस्तार से देखते जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि कंपोनेंट्स ऑफ द लाइवलीहुड, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ लाइवलीहुड और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लाइवलीहुड। तो उसमें जो है ये चीज़ें आपको लिखनी है कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं लाइवलीहुड के। तो हमने पहले बताया कि एसेट्स एंड रिसोर्सेस। एसेट्स का मतलब होता है मालमत्ता, और रिसोर्सेस का मतलब होता है कि ऐसे सोर्सेस जहाँ से हमें चीज़ें मिलनी है और जिनके आधार पर हमारी जीवन यापन आगे चलना है। तो ये एसेट्स और रिसोर्सेस होते हैं, कई तरह के होते हैं। जैसे कि नेचुरल होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, ह्यूमन, फिजिकल एंड सोशल। अब नेचुरल में क्या है कि हमारे जो भी ज़ोन है, जलवायु स्थिति है, जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, वहाँ पर कई सारे तरीके की नैसर्गिक साधन संपत्ति होती है। जैसे पहाड़ होते हैं, जंगल होते हैं, नदी होती है, ज़मीन होती है, पानी होता है, हवा होती है। ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेस में आती हैं। तो इनके आधार पर ही बाकी की चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो फाइनेंशियल में आपके पास कितना पैसा है, कितना मतलब आपको खर्च करने के लिए पैसा मिल रहा है, कितना लोन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, कितना सेविंग कर पा रहे हैं, कितना खर्च होता है। सारी चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ आती है फाइनेंशियल रिसोर्सेस में आती है। उसके बाद होता है ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस का मतलब हर चीज़ में हमें पता है कि आदमियों की लोगों की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, जिस भी तरीके से हो, मैनेजर हो सुपरवाइजर हो, हर जगह पर हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं चीज़ों को, उनके अंदर जो स्किल्स होता है, हुनर होते हैं, काम करने की जो कैपेसिटी होती है, सारी चीज़ें जो है ह्यूमन रिसोर्सेस में आ जाते हैं। उसके बाद होता है फिजिकल रिसोर्सेस। अब फिजिकल रिसोर्सेस में क्या है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस मैंने बताया था कि ये जो नदी पहाड़ पानी, ये सारी चीज़ें। फिजिकल में क्या है कि कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, मशीनरी हो गए। तो ये सारे जो माध्यम हो गए, ये सारे फिजिकल में आपके मतलब बिल्डिंगें हो गई, घर हो गए, रोड हो गई, सारे फिजिकल रिसोर्सेस में आ जाएगी। और एक और पहलू होता है रिसोर्सेस का, सोशल रिसोर्सेस। सोशल रिसोर्सेस मतलब आपके सामाजिक गठबंधन कैसे हैं। जैसे फार्मर्स की हम बात करें तो कोऑपरेटिव ग्रुप्स होते हैं,
क्लस्टर्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, इसी तरीके से आपका सोशल लिंकेज होता है, लेने देने के व्यवहार होते हैं, एक दूसरे को आपकी एक कौटुंबिक व्यवस्था होती है, फैमिली सिस्टम होती है, ये सारी चीज़ें जो है आपके सोशल और आपस में बनने वाले रिलेशनशिप वगैरह सारी चीज़ें सोशल रिसोर्सेस में आती हैं। अब इसमें दूसरा जो कंपोनेंट है वो है एक्टिविटीज। लाइवलीहुड में क्या चीज होती है? एक्टिविटीज होती है। एक्टिविटीज मतलब अलग अलग तरीके की कार्यकलाप जो अपना खाना पीना सारी चीजें सिक्योर करने के लिए लोग करते हैं, और वो एक्टिविटीज अलग अलग होती है। कोई खेती किसानी करता है, फार्मिंग करता है, कोई फिशिंग करता है, कोई व्यापार करता है, और कोई एम्प्लॉयमेंट मतलब कहीं जाके सर्विस करता है, कोई हैंडीक्राफ्ट्स का कुछ बिजनेस चला रहा है, कोई सर्विस सेक्टर में सर्विस कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है एक्टिविटीज में आती है, मतलब हम कहाँ से अपनी आय को पा रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज। तीसरी चीज इसमें है कंपोनेंट्स में कैपेबिलिटीज। हर अन्य, जैसे मैंने बताया कि हर आदमी के अंदर हुनर होता है। हम किसी में मतलब मेरा ये मानना है कि जिस जीव ने इस धरती पर जन्म लिया है, वो आपको चाहे दिखे ना दिखे, हर किसी के अंदर एक हुनर होता है, उसको पहचानने की बहुत ज़रूरत है। और जब वो हुनर हमें पहचान में आता है, उसके बाद वो आदमी बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर सकता है। तो कैपेबिलिटीज़ में स्किल्स की बात हो गई, आपके जो भी ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान हो गया, थिंकिंग की पावर हो गई, एजुकेशन आपने जो पढ़ाई लिखाई की है वो सारी चीज़ें आपके मतलब असेट्स बनती हैं। फिर उसके बाद आपने जो भी ट्रेनिंग ली है, आपने जो भी पढ़ाई ली है, कोई स्पेशल कोर्सेज किए हो, हैंड्स ऑन किए हो, उस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ट्रेनिंग आती है। और एक्सपीरियंस, किसी काम में एंगेज होने के बाद आपने कितना समय उसमें बिताया है और किस तरीके से आप सारी चीज़ें कर पा रहे हो, वो सारे आपके एक्सपीरियंस में आ जाती है। चौथा कंपोनेंट है लाइवलीहुड का सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी का जो मीनिंग है आपको इस तरीके से समझना है कि निरंतरता, या फिर हम उसको बोलते हैं सततता। हर चीज में किस तरीके की सततता है। अगर मैं जैसे कि खेती किसानी की ही बात करूं, तो हमें पता है कि दिन ब दिन रिसोर्सेस डिग्रेड होते रहते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई एक खेत है और वहां पर हम खेती कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि अल्टीमेटली वहां का पानी कम होता जाएगा, वहां की फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो कम होती जाएगी, मतलब हर चीज का डिग्रेडेशन होता रहेगा। लेकिन ये डिग्रेडेशन होने बगैर हम वहां से अपना इनकम कैसे ले सकते हैं, हम अपनी फसलें कैसे उगा सकते हैं? इसके लिए कुछ तरीके होते हैं। मतलब हम जितना निकालते हैं, आपको पता है कोई फसल आपने लगाई तो कुछ न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है? तो वो न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब हो गए सॉइल से, तो सॉइल की न्यूट्रिएंट की लेवल कम हो जाएगी। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि हमने अपनी फसल ले ली, हमें जितना पैदावार करना था हमने कर ली, लेकिन हमें जमीन को इस तरीके से डिग्रेडेड फॉर्म में नहीं छोड़ना है। तो उसका फिर से एक बार अपग्रेडेशन हो जाए, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमने वहां से निचोड़े थे, जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज को हमने डैमेज किया था, जो भी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को हमने डैमेज किया था, वो सारी चीजें भर के आ जाए, इसलिए कुछ चीजें की जाती है। जैसे कि अभी सिंपल फॉर्म में मैं बताऊं तो ग्रीन मैन्योरिंग करना, वर्मी कंपोस्टिंग करना, कंपोस्टिंग करना। इस तरीके से क्या होगा कि लॉन्ग टर्म उस सॉइल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेंटेन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी जो प्रेजेंट जरूरतें हैं उसको पाने का काम भी करें, और जहां से ये जरूरतें पूरी हो रही है, जैसे सॉइल के लैंड से जहां से भी, तो उसका डिग्रेडेशन भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी रिसोर्सेस के साथ हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी अपनी सारी जरूरतें पूरी करने वाली है। तो इसलिए fulfilling the needs of a present generation without endangering the resources or the asset we are utilizing, so thereby it is very possible to fulfill the requirements of future generations through that रिसोर्सेस also। तो इस थीम को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से प्रोडक्शन का साइकिल बनाया जाता है उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। मतलब हमें क्या है, हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी है और हमें किसी भी रिसोर्सेस को डिग्रेड होने नहीं देना है। इन चीजों को हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं।
तो सस्टेनेबिलिटी कौन कौन सी होती है उस तरह अब वहाँ पर बताई गई कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग ये है कि लगातार चलते रहे भरे मतलब पॉजिटिव इनकम बढ़ता ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक साल इनकम बढ़ गया 1 लाख रुपए आ गया, दूसरे साल में गिर के 10,000 रुपए रह गया। तो वहां पर ऐसा कम ज्यादा नहीं, एक सततता के तरीके से हमेशा वो बढ़ता ही होना चाहिए। दूसरी बात है सोशल इक्विटी, मतलब समाज में रहने वाले हर आदमी को एक इक्विवेलेंट सोशल वैल्यू होनी चाहिए, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई अगड़ा नहीं, इस तरीके का जो एनवायरमेंट क्रिएट होता है उसको सोशल इक्विटी बोला जाता है। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हम अपना हर काम करते समय, ये आदमियों के इतिहास से ही, जब से एक एग्रीकल्चर 10-12 हज़ार साल हो गए तब से हम एग्रीकल्चर का बिजनेस करते आ रहे हैं, तो तब से लेके एक चीज हुई है कि हमने हमेशा जो रिसोर्सेस है नेचर उसको हानि पहुंचाई है, हमें हमारे जाने अनजाने में, ये बहुत ही सही बात है। उस हानि को भरने के लिए कई सारे तरीके भी होते हैं। तो जो भी फ्लोरा और फाउना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, पशु होंगे, जो भी चीजें यहाँ पर है धरती पर हमारे अलावा भी जो हमारे साथ को एग्जिस्ट करती हैं, उन सारी चीजों का हमें प्रोटेक्शन करना है। तो आगे इसके लिए हम देखेंगे क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरीके से। तो सस्टेनेबिलिटी ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी भी एक तरीके का कंपोनेंट है लाइवलीहुड में, जिसको हमें कंसिडर करना है। फिर चीज आती है नेक्स्ट कंपोनेंट, इसमें क्या बताते हैं हम, वल्नरेबिलिटी एंड रेजिलियंस। अब वल्नरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी आपदा आ जाए तो उसमें किस तरीके से चीजों का डैमेज होता है। मतलब उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, हमारी फसल खड़ी है और अचानक से फ्लड आ गया और फ्लड में हमारी फसल खत्म हो गई। तो इसका खत्म हो गई क्या, इसका मतलब क्या है, वो बहुत सिंपल तरीके से उसके लपेटे में, उसके चपेटे में आ गई और वो उसको हम बोलेंगे वल्नरेबल है। मतलब वो बहुत आराम से उसके जो हैजर्ड्स होते हैं, उसके जो हार्म्स होते हैं, उसके कारण डैमेज हो जाती है। लेकिन इस वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए एक तरीका होता है रिजिलियंस। रिजिलियंस का मतलब ये होता है कि कई सारी चीजें आ गई, आपदा आ गई, कुछ भी आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो वहां पर डैमेज होना ही होना है। लेकिन किस तरीके से हम इस डैमेज को भर के फिर से ऊपर उठेंगे। मान के चलिए फ्लड आ गया, हमारी फसल लेट गई, लेकिन अब अभी ऐसी कुछ कंडीशन है, फसल की वैरायटी ऐसी थी, उस कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे, या कुछ मेजर्स हमने ऐसे ली कि फ्लड जाने के बाद वो फिर जो खराब हुई फसल थी वो फिर से ठीक होने लगी। तो इस तरीके की जो चीजें होती है उसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। मतलब उसकी एबिलिटी कितनी है कि प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम के कारण जो भी शॉक लगा हो उससे फिर से किस तरीके से वो उभर सकती है, दैट इज नथिंग बट द रेजिलियंस। अब छठा कंपोनेंट इसमें आता है डाइवर्सिटी एंड एडेप्टेशंस। डाइवर्सिटी का मीनिंग ये होता है कि अलग अलग तरीकों को, अलग अलग रास्तों को आप अपनाएं अपने इनकम के लिए, अपने लाइवलीहुड को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि किसी एक चीज के ऊपर अगर डिपेंडेंस हमारा होता है और अचानक से उस चीज में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि मान के चलो कि किसान है और बस अपनी किसानी पर ही निर्भर है, बस अपने खेत में फसलें लगाता है और अचानक से सूखा पड़ गया या कोई भी दूसरी नैसर्गिक आपदा आ गई, तो वहां पर उसकी पूरी फसल डैमेज हो जाएगी। और अगर वो उस फसल के साथ कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर रहा था, जैसे पशुपालन हो या कोई अन्य एक्टिविटीज हो, वो नहीं कर पा रहा था, तो क्या होगा, उसका पूरा 100% नुकसान हो जाएगा और उससे वो उभर नहीं पाएगा। इसलिए इस उभरने की क्षमता बढ़ाने के लिए डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। मतलब हमें एक से ज्यादा चीजों के ऊपर निर्भरता रखनी है अपनी आय को पाने के लिए। और एडेप्टेशन मतलब ये होता है कि एक लंबे समय के लिए चीजें स्टेबल रहें। तो इसके लिए आपने क्या क्या तरीकों को अपनाया है, और वो तरीके आपके जो भी बिजनेस लाइवलीहुड का जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, वहां पर जो भी खतरे होंगे उनको कम करके, या जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स के बीच में वो खड़ा होके वो आपका बिजनेस किस तरीके से आपकी आय बढ़ा सके, इन चीजों को बोला जाता है एडेप्टेशन। स्टूडेंट्स, लाइवलीहुड के जो पैटर्न्स होते हैं रूरल एरिया में अलग होते हैं और अर्बन एरिया में अलग होते हैं।
सिलेबस का पार्ट है एक चीज, इसलिए एक स्लाइड में हम इसके ऊपर बात करेंगे। रूरल जो लाइवलीहुड होता है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, तो उसमें आता है एग्रीकल्चर। एक्चुअली एग्रीकल्चर इज वेरी ब्रॉड टर्मिनोलॉजी में, लेकिन मैंने यहाँ पर जो एग्रीकल्चर बोल रहा हूँ वो पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। मतलब आप फील्ड क्रॉप्स उगाओ, वेजिटेबल क्रॉप्स का कल्टीवेशन करो, फ्रूट ऑर्चर्ड्स का कल्टीवेशन करो, तो इस तरीके से एग्रीकल्चर। फिर आता है लाइव स्टॉक रियरिंग, शीप हो, गोट हो, बफेलो, काऊ, पीग, अलग अलग तरीके की जो लाइव स्टॉक होती है, पोल्ट्री वगैरह उसी में आ गए सारे। तो वो एक चीज होती है। फिर फिशिंग होता है, इनलैंड फिशिंग में चाहे रिवर के की गई हो या फिर आपके फार्म पॉन्ड से की गई हो, कोस्टल एरिया में है तो समंदर से की गई फिशिंग हो। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स जो हैंडलूम वगैरह वो जो भी काम चलते हैं, या फिर उसको हम आगे और रूरल आर्टिजनशिप का काम बोलेंगे, जैसे कि अलग अलग जो काम किए जाते हैं, ब्लैक स्मिथ का काम हो, कॉबलर का काम हो, पॉटरी का काम हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे कताई मिल हो या कोई छोटा मोटा डायरेक्ट कृषि आधारित उद्योग हो, छोटी मोटी चीज़ें बनाना, वो इसमें आ जाते हैं। फिर वेज लेबर, एग्रीकल्चर के सेक्टर, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर और बाकी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा मैनुअल मैन पावर लगता है, वो एक लाइवलीहुड का सोर्स होता है। फिर सर्विस सेक्टर, मतलब रूरल एरिया में भी हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, बैंकिंग सेक्टर होता है, या फिर इसी तरीके से छोटे मोटे दुकानें और वो उन चीज़ों में जहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट का मौका मिलता है, वो वहाँ का हो गया रूरल सर्विस सेक्टर। फिर रूरल लाइवलीहुड में जो है बहुत चैलेंजेस से भरा हुआ है। उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। रोड है, बिजली है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग इन द सेंस आपको इंडस्ट्री के लिए बिल्डिंग हो, चाहे घर हो, चाहे ऑफिसेस हो, चाहे मार्केट की दुकानें हो, इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है। फिर जो भी चीज़ें वहाँ पर प्रोड्यूस होती है उनका मार्केट एक्सेस कम होता है, लोगों को जानना पहचानना। इसलिए क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो उसको बहुत कम मुनाफा मिलता है, और जो बिचौलिए या मिडल मैन होते हैं वही ज़्यादा मुनाफा मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि वो अपना बिजनेस जो है प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से जोड़ने का अच्छी तरीके से करते हैं। वो फार्मर या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उसी में कमी रह जाते हैं, और उसी कारण उनके जो भी प्रोडक्शन है उसका उनको मूल्य नहीं मिलता है। फिर क्लाइमेट चेंज जैसे अभी जो फिनोमिनन हो रही है, अभी भी हम कितना भी ना बोले, लेकिन ये बहुत रियलिस्टिक चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसका सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट तो सबके ऊपर ही आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आएगा वो रूरल कम्युनिटी के ऊपर आएगा। रूरल लाइवलीहुड को इससे बहुत ज़्यादा धोखा है, क्योंकि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण सबसे ज़्यादा सफ़र होती है हमारी जो नेचुरल सिस्टम्स होती हैं, क्रॉपिंग हो, जानवरों से रिलेटेड हो, वो सारे सबसे थ्रेट में है सबसे ज़्यादा, और वहाँ पर क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा असर आएगा। दूसरा होता है लो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब इनोवेशन तो बहुत सारे हुए हैं, बाहर के देशों में भी हुए हैं, कंट्री अपने इंडिया में भी हुए हैं, लेकिन उनका एडॉप्शन होता है वो उस स्केल पर नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर बोल सकते कि लो टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन होता है। आज आज भी हमारे जो परंपरागत या कन्वेंशनल मेथड्स होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ का कामकाज चलता है। फिर बात करते हैं अर्बन के लाइवलीहुड के बारे में। तो अर्बन एरिया में लाइवलीहुड के जो सोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, तो सबसे बड़ा सोर्स होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्रोडक्शन के कई सारे हब्स वहाँ पर होते हैं, कई चीज़ें होती है, मैक्सिमम चीज़ें वहीं से बनती है। इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन हो, इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्शन हो, या आपके आईटी सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें हो, आपके फूड आइटम्स हो, ऑटोमोबाइल के आइटम्स हो, सारी चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनती है। और वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कहाँ पर स्थापित हुए, मैक्सिमम अर्बन एरियाज में हुए, तो वहाँ पर जॉब के चांसेस मैक्सिमम होते हैं।
दूसरा वहाँ पर सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा जाल बिछा होता है। सर्विस सेक्टर इन द सेंस जो भी सर्विसेज होते हैं, बैंकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर की होती है, तो वहाँ पर लोगों को अपने लाइवलीहुड के जो सोर्सेस है वो मिल जाते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स होते हैं, अलग अलग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जो फ्रीलांसर्स वगैरह होते हैं या फिर आईटी सेक्टर्स होता है, वहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं, तो उस तरह के अपने अपने स्टार्टअप्स, जिग इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, GIG, जिग इकोनॉमी, उसका भी बहुत बड़ा पोटेंशियल अर्बन एरिया में होता है। फिर ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डोमेस्टिक, इस तरीके का कई सारा व्यापार, शॉप, ये सारी चीज़ें, मतलब कॉमर्स एंड ट्रेड के माध्यम से भी लाइवलीहुड वहाँ पर सिक्योर होती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा नेटवर्क अर्बन एरिया में रहता है, रेलवे हो, रोड हो, अलग अलग तरीके के बाकी भी मेट्रो वगैरह, ये सारे वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी हमेशा से ही बूम पर रहा है अर्बन एरिया में। और इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब इनफॉर्मल जैसे कि एक दिहाड़ी के वहाँ पर काम करने वाले, कोई रिक्शा वाला है, पुल करने वाला, मतलब मैनुअल रिक्शा चलाने वाला, कोई टी स्टॉल लगाने वाले, कोई ठेले लगाने वाले, इस तरीके के जो लोग होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, तो वो भी उनके लिए एक आजीविका का साधन होता है। फिर चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो अर्बन लाइवलीहुड में भी कोई बहुत आसानी नहीं है, वहाँ पर भी कई सारे चैलेंजेस है। पहली तो बात यह है कि ठीक है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतना ही ज़्यादा होता है, रहने खाने के लिए उतने ही ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या हो चुका है, और जो टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज हैं उसमें हमारे इंडिया के दिल्ली मुंबई जैसे काफ़ी मेट्रो सिटीज़ जो हैं वो उसमें शामिल हैं। फिर कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा होता है, हर हम देखते हैं कि माइग्रेशन बहुत हो रहा है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, इसलिए वहाँ के लोगों में भी लाइवलीहुड के लिए कंपटीशन बढ़ चुका है। फिर आता है इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बड़ी है कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं उनका एक पॉजिटिव साइड में बता रहा था अर्बन एरिया के, लेकिन वो है, लेकिन उतना भी सफिशिएंट नहीं है कि इतनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को झेल पाए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं रूरल और अर्बन लाइवलीहुड के हैं। अब इसके बाद अगर हम एक टेबल फॉर्म में कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो हो सकता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड, तो उसमें हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस होते हैं रूरल लाइवलीहुड में, एग्रीकल्चर होता है, लाइवस्टॉक होता है, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, और अर्बन में इंडस्ट्री सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर होता है, टेक्नोलॉजी होता है, और ट्रेड के जरिए वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या हम वहाँ पर एक लाइवलीहुड बोलते हैं। एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और प्रॉपर नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, बस आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और लाइवलीहुड का एम्प्लॉयमेंट बस एक पार्ट है, मतलब एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लाइवलीहुड। दूसरे पैरामीटर अगर हम देखेंगे इनकम सोर्सेज के बारे में, तो वही जहाँ जो आपका ऑक्यूपेशंस है वही इनकम के सोर्सेस है रूरल में, क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक और दिहाड़ी वेज लेबर्स। देन अर्बन लाइवलीहुड में सैलरीड जॉब होते हैं, अलग अलग बिजनेस वेंचर्स, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजिकल मतलब इनोवेशंस, स्टार्टअप्स वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट या फिर जो भी है सोर्सेस ऑफ इनकम मिल जाते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी अगर हम रूरल लाइवलीहुड की बात करेंगे, तो एक तो पहली बात है कि ये यहाँ पर सीजनल जॉब्स होती हैं, मतलब जब क्रॉप्स लगनी है, सोइंग का सीजन है, हार्वेस्टिंग का सीजन है, या पर्टिकुलर कोई इंटर कल्टिवेशन के सीजन आते हैं, तो उस समय में बहुत सारा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी बात है कि लैंड डिपेंडेंट से मीनिंग ये है कि जिनके पास अपने लैंड्स है, तो उनके पास तो जॉब सिक्योरिटी अच्छे से, भले आमदनी कम है, इनकम लेवल कम है, लेकिन श्योरिटी तो है कि कुछ ना कुछ उनको इनकम मिलता रहेगा। दूसरी बात अर्बन में क्या है कि ठीक है, वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने के कारण वो सिक्योरिटी वहाँ पर कम है। दूसरी बात है
कि खुद की ओनिंग होना, चाहे लैंड हो चाहे रिसोर्सेस होना, इसकी बहुत कम चांसेस है। बड़े बड़े लोगों के हाथों में वो सारे जो वेंचर्स वगैरह होते हैं वो रहते हैं। तो मैक्सिमम लोग वहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं और एम्प्लॉयज के ऊपर हमेशा टांगती तलवार रहती है, कब जॉब से निकाला जाए, कब सैलरी कम हो जाए, कब क्या हो जाए। तो यहाँ इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी कम है। और इनफॉर्मल सेक्टर में तो बहुत बड़ी क्राइसिस है, उनको उनको तो बहुत ज़्यादा खतरा हमेशा वो लोग महसूस करते हैं। फिर स्किल्ड रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो रूरल लाइवलीहुड के लिए हमें पता है कि प्राइमरी बिजनेसेस मेन होते हैं, फार्मिंग वगैरह, तो वहाँ पर बहुत है हेवी स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर फार्मिंग से रिलेटेड, मैनुअल लेबर से या ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट्समैनशिप होती है उससे रिलेटेड कुछ स्किल्स वहाँ पर होने चाहिए। और कंपैरेटिवली अगर हम अर्बन लाइवलीहुड की बात करें तो वहाँ पर हाई स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी तरीके से काम से होते हैं प्रोडक्शन की यूनिट्स या फिर जो भी सेक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, वो हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को ही प्रेफर करती हैं। और सुपरवाइजरी या मैनेजरियल रोल्स का भी एक स्पेशल वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात करें तो रूरल लाइवलीहुड में इंफ्रास्ट्रक्चर से लिमिटेड है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट वगैरह ये चीज़ें कम होती है। और कंपैरेटिवली अर्बन लाइवलीहुड में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं, लेकिन दूसरी भी एक चीज़ मैंने बताई थी, ठीक है कंपैरेटिवली तो ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन ही इतनी बढ़ रही है वहाँ पर, डेंसिटी इतनी बढ़ रही है कि जो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम पड़ने लगा है और भविष्य में ये और कम पड़ता जाएगा। फिर एक और पॉइंट आता है लिविंग स्टैंडर्ड्स का। तो रूरल लाइवलीहुड के भी से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड्स कम माना गया है, लोअर लिविंग स्टैंडिंग होता है और फ्यू एमिनिटीज वहाँ पर होती है, सुविधाएं कम होती हैं। और कंपैरेटिवली अर्बन लाइवलीहुड में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है और मॉडर्न सुविधाओं के साथ, एमिनिटीज के साथ उनका लाइफस्टाइल जो होता है वो कन्वीनियंट होता है। लेकिन ये अपने अपने सोच पर डिपेंड करता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो रूरल लाइफ ठीक है, उनकी सुविधाएं कम है, कुछ चीज़ें कम होगी, लेकिन एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है, मतलब पोल्यूशन फ्री एयर लेना, आपस में हार्मोनी रखना, तो वो चीज़ें अगर हम देखेंगे तो रूरल लाइवलीहुड ही बेटर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रैशनल बेसिस पर या जो अपने टेक्निकल उसके आधार पर ये कंपैरिजन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स टू स्टडी लाइवलीहुड सिस्टम्स। इंडिकेटर्स मतलब सूचक। जिस लाइवलीहुड सिस्टम की बात हम कर रहे हैं वो किस तरीके की है, अच्छी है, बुरी है, सफिशिएंट है, उसके लिए कुछ सूचक है, कुछ इंडिकेटर्स हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर बस मैंने लिस्टिंग दिया है, आगे की स्लाइड में इनको देखते हुए जाएंगे कि वो क्या दिखा रहा है, किस तरीके के दिखा रहा है। तो फर्स्ट इंडिकेटर है इनकम एंड अर्निंग, फिर है एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेस, देन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, health and nutrition, social and community networks, access to infrastructure, vulnerability and risk management, wealth and asset ownership, government programs and policies, and last क्या है, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो ये सारे इंडिकेटर्स को हम वन बाय वन देखेंगे, तो किस तरीके से ये किसी भी लाइवलीहुड सिस्टम के लिए अपना ओपिनियन बता रही है, अच्छी है, बुरी है, किस तरीके की है। तो फर्स्ट इंडिकेटर है इनकम एंड अर्निंग। अब इनकम एंड अर्निंग के भी सब कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं कि कौन सी भी लाइवलीहुड सिस्टम है वहां से इनकम कितना मिल रहा है, मंथली इनकम हो चाहे एनुअल इनकम हो, कितने अमाउंट में वो इनकम आ रहा है, वो एक इंडिकेटर होता है। आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, किसी भी एक इंडिकेटर से हम किसी भी लाइवलीहुड सिस्टम को अच्छा बुरा या उसका जजिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इतने सारे ये सारे इंडिकेटर्स को इकट्ठा उनके ऊपर ध्यान देना होगा और फिर जाके किसी भी लाइवलीहुड सिस्टम के बारे में हम कोई कमेंट कर पाएंगे। तो जैसे मैं बता रहा था कि इनकम एंड अर्निंग में मंथली इनकम कितना होता है, क्या होता है, वो एक आ गया। फिर दूसरा होता है इनकम के सोर्सेस, मतलब इनकम कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, वो एक बात हो गई।
दूसरी बात क्या हो गई, इनकम सोर्सेस मतलब कहाँ से आ रही है, प्राइमरी सेक्टर से आ रही है, सेकेंडरी सेक्टर से आ रही है, टर्सरी सेक्टर से आ रही है, तो उस इनकम का सोर्स भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो सोर्स बता रहा है कि वो इनकम आपकी कितनी सस्टेनेबल है, कब तक चलती रहेगी, कब बीच में बंद हो जाएगी, सीजनल रहेगी या कुछ सालों तक चलेगी, फिर उसके ऊपर रिस्क है वो बंद हो जाएगी। इसलिए सोर्सेस ऑफ इनकम भी यहाँ पर ध्यान में रखना जरूरी होता है। फिर चीज आती है इनकम स्टेबिलिटी, मतलब अगर इनकम सीजनल है तो उसमें किस तरीके से फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी पिक पीरियड आ गया काम का, वहां पर इनकम बढ़ गई, कभी काम खत्म हो गया तो आपकी इनकम घट गई। इस तरीके से कितने एक स्पेसिफिक समय के लिए चलेगी, लॉन्ग टर्म चलेगी, इस तरीके के जो होते हैं वो इनकम स्टेबिलिटी के अंडर आते हैं। और हमें क्या है, हमें तीनों इंडिकेटर्स अच्छे चाहिए। मतलब जब हम इनकम एंड अर्निंग की बात करते हैं लाइवलीहुड के दृष्टिकोण से, तब इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी, उसके जो सोर्सेस है वो डाइवर्सिफाइड होने चाहिए, अलग अलग सोर्सेस से वो इनकम आनी चाहिए। और तीसरी बात होती है कि इनकम स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब इनकम में हम मतलब कि रिजिडिटी होनी चाहिए कि लगातार हमें इनकम अच्छे लेवल की मिलती रहे। फिर नेक्स्ट इंडिकेटर आता है लाइवलीहुड का, वो है एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन। अब एम्प्लॉयमेंट में फर्स्ट बात हम करते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट की। एम्प्लॉयमेंट रेट का मीनिंग ये है कि आपके पास वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है और उस वर्किंग पॉपुलेशन में से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट रहेगी उतना वो लाइवलीहुड सिस्टम अच्छा माना जाएगा। फिर बात आती है उसी में जॉब टाइप एंड सेक्टर की। फिर कौन से सेक्टर्स होते हैं इसमें, जनरली हम मानते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। और हमें पता है कि फॉर्मल सेक्टर्स में एक श्योरिटी ऑफ इनकम होती है, एक सेटिस्फेक्शन होता है जॉब का, स्किल को आप अपने तरीके से यूज करने की आपकी थोड़ा सा फ्रीडम होता है। और वही इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होती है, और जो बाकी इनकम वगैरह वो भी वहां पर कम होगी। तो तीसरा बात इसमें आती है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये चीजें जिस लाइवलीहुड सिस्टम में ज्यादा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब वो सिस्टम ज्यादा मैच्योर है। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी जब क्रिएट होती है सोसाइटी में, इसका मीनिंग क्या है कि लोगों को जॉब ढूंढने के बजाय वो जॉब अपनी जॉब खुद क्रिएट करते हैं। इसलिए इसको मैच्योर सिस्टम माना जाए है कि किस तरीके से एबिलिटी है, किस तरीके से स्टार्टअप्स हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज है, वो खड़ा करके लोग अपना भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तीसरा इंडिकेटर इसमें आता है लाइवलीहुड का, एक्सेस टू रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेज में हमने बताया कि अलग अलग रिसोर्सेज है, लैंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये वो चीजें। उसमें लैंड ओनरशिप किस तरीके की है, लैंड ओनरशिप है कि नहीं, और अगर नहीं है, अगर वो टेनर बेस्ड है, तो टेनर के रूल्स एग्रीमेंट्स और वो रेगुलेशंस किस तरीके के हैं, वो इम्पोर्टेंट रखते हैं। दूसरी बात इसमें नेचुरल रिसोर्सेस, आपको कितना एक्सेस है फ्रेश वाटर का, फॉरेस्ट एरिया का, रिवर का, तो ये खुली हवा का, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस भी लाइवलीहुड को इंडिकेट करते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल में भी आपके पास सेविंग कितनी हो रही है, आपके पास क्रेडिट कितना है, आपके पास लोन्स कितने हैं, ये सारी चीजें इसमें काउंट की जाएगी। फिर आता है ह्यूमन कैपिटल। एक्सेस टू रिसोर्सेस में मैंने जैसे पहले भी बताया था, तो इसमें एक ह्यूमन कैपिटल भी एक रिसोर्सेस होता है। किस तरीके का ह्यूमन कैपिटल है, उसके स्किल्स क्या है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, उसके एजुकेशन कितना है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट इंडिकेटर इसमें है लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसमें लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। दूसरा आता है एजुकेशनल लेवल, लिटरेसी तो एक बेसिक चीज हो गई, उसके बाद कितने लोगों के पास हायर एजुकेशन है, कितने के मतलब कितने लोग 10th पास है, 12th पास है, डिग्रियां हैं। तो इस तरीके का जो रैंकिंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वो चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज होती है वोकेशनल ट्रेनिंग अवेलेबिलिटी। मीन्स वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स जो आपको एक्सपर्ट और उस तरीके स्किल ऑफर करने के लिए जो ट्रेनिंग्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाते हैं,
तो उन चीज़ों के लिए एक्सेस कितना है कम्युनिटी का, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वो भी एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है। मतलब बस लिटरेसी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो स्किल और प्रोफेशनलिज्म आना भी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद का इंडिकेटर है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ केयर सर्विसेज कितनी है, कितनी पॉपुलेशन के लिए कितने डॉक्टर्स है, क्या मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन न्यूट्रिशनल स्टेटस, लोग किस तरीके की चीजें खा रहे हैं। बस खाने का मतलब ये नहीं कि पेट भर रहा है और वो लोग खुश है। पेट भरने के अलावा भी जो भी चीज़ हमें चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, फल चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, वो किस तरीके से, किस प्रोपोर्शन में वो चीज़ें पूरी हो रही है, उसको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का स्टेटस क्या है। उसके बाद है प्रीवैलेंसी ऑफ डिसीजेस, जो पैंडेमिक डिसीजेस या फिर जो भी इन्फेक्शियस डिसीजेस आते हैं, उसके लिए हमारी कम्युनिटी जो है, पीपल्स जो है, वो कितने वल्नरेबल है, कितने किस तरीके से इसके चपेट में आ जाते हैं, और उसको अवॉइड करने के लिए क्या चीजें की जाती है। दैट ऑल कम्स अंडर दैट कैटेगरी ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। देन नेक्स्ट इंडिकेटर है सोशल एंड कम्युनिटी नेटवर्क्स। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिसाइड कर रहा है कि आपकी कम्युनिटी में हार्मोनी किस तरीके से मेंटेन है। जैसे पहले यहाँ पर बात की गई है कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम, आपकी फैमिली बॉन्डिंग हो, या सोसाइटी में किस तरीके के ग्रुप्स बने हैं, कौन किसके मदद के लिए, किसके सपोर्ट के लिए किस तरीके से आता है, उन चीज़ों का जो है इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम में। फिर कलेक्टिव एक्शन एंड पार्टिसिपेशन, मतलब जो भी कम्युनिटी लेवल की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन आ रहा है। इवनली जो लोकल गवर्नेंस होती है, वहाँ पर लोगों का अपना रिप्रेजेंटेशन कैसा है। कोई चीज़ें करनी है, जैसे स्वच्छता अभियान चलाना है, कहीं स्कूल का कंस्ट्रक्शन करना है, कहीं पर बगीचे का निर्माण करना है। मतलब जो सोशल और एनवायरमेंटल हार्मोनी की चीज़ें होती है, वहाँ पर किस तरीके से लोग इकट्ठा आ रहे हैं और आपस में मिलके वो चीज़ें कर रहे हैं, that are depicted by collective action and participation. देन आता है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल एक आपका होता है फाइनेंशियल कैपिटल, आपके पास कितने पैसे हैं, क्या चीजें हैं, और एक होता है सोशल कैपिटल। इसका मीनिंग ये है कि आज के कम्युनिटी में कितनी सद्भावनाएं हैं, लोग वहां पर जो रह रहे हैं आपस में कितना मिलजुल के रह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कितना फेथ है, कितना ट्रस्ट है, रिलेशनशिप आपस में बॉन्डिंग किस तरीके की है। जितनी अच्छी होगी, जितना स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रहेगा, जितना आपस में कोऑपरेशन रहेगा, उतनी वो चीजें या फिर वो जो लाइवलीहुड का सिस्टम होता है, उसको सस्टेनेबल और अच्छा माना गया है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें पता है अलग अलग तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें किस तरीके के लोगों का एक्सेस है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, जो भी सुविधा है कनेक्टिविटी की। तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी एक्सेस होता है, कितने लोगों को बिजली मिल पा रही है, कहाँ तक गई है। जैसे हम कई बार बताते हैं कि रिमोट एरिया में अभी भी कई जगहों पर बिजली नहीं गई है, तो वहाँ का सिस्टम थोड़ा सा कोलैप्स होता है, या फिर जो जो फैसिलिटीज होती है, सुविधाएं होती है, उनसे दूर रहता है। नेक्स्ट इंडिकेटर होता है इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, जो एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमें पता है कि आज का ज़माना पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और वहाँ पर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिनके साथ टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, ये चीज़ें हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा उस तरीके से विकास भी होता है। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं चीज़ों के साथ विकास होगा। मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, तो विकास में थोड़ा सा स्पीड अप वगैरह करना कन्वीनियंट होता है, इजी होता है। दूसरी इनकी नेगेटिव चीज भी होती है कि कई बार जो है, अगर किसी भी टेक्नोलॉजी का हम मिस यूज कर ले, तो वो बेनिफिट से ज्यादा उसके हार्म्स ही ज्यादा होते हैं। तो ये तरीके तो हर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें पहली बात है कि एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल रिस्क। मतलब आपका जो सिस्टम है, आप जो भी बिजनेस जहां पर भी रह रहे हैं, जिस तरीके का लाइवलीहुड का सिस्टम का पार्ट है, वहां पर ये एनवायरमेंटल रिस्क किस तरीके से आ रही है। कौन कौन सी एनवायरमेंटल रिस्क होती है। फ्लड्स होता है, साइक्लोन्स होते हैं,
या जो भी कभी ड्राउट होता है, कई सारे अर्थक्वेक होता है। तो इस तरीके से चीज़ें कितनी मतलब कॉमन है वहाँ पर होना। अच्छा ठीक है, चलो ये चीज़ें आ भी रही है तो नेचुरल है, मैक्सिमम चीज़ें इसमें से नेचुरल होती है। लेकिन सेकंड चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोपिंग स्ट्रेटेजी। मतलब एक बार वो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गए, एनवायरमेंटल में डिजास्टर की बात कर रहा हूँ, तो वहां से कोप अप करने की, वहां से बाहर निकलने के लिए आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, और वो चीजें कहाँ से डिनोट हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन एंड सेविंग से। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फसल का, क्रॉपिंग का। अगर आप एक ही फसल बोते हैं और यहाँ पर ड्राउट या कोई भी इस तरीके का कोई भी वेदर एब्रेशंस या ये उस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, तो आपकी पूरी फसल कोलैप्स हो जाएगी, आपको कुछ नहीं इनकम बचेगा। वहीं पर अगर डाइवर्सिफिकेशन होता है तो हमें क्या होता है, भले एक सोर्स ऑफ इनकम हमारा डिग्रेड हो जाए, वहां पर प्रॉब्लम हो जाए, कि किसी ना किसी दूसरे सोर्सेस में हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो एक चीज होगी डाइवर्सिफिकेशन की, और दूसरी चीज हो गई कॉपिंग स्ट्रेटजीज में सेविंग्स की। मतलब आपके पास पहले से कितना बैलेंस बचा हुआ है, ताकि इन्वायरमेंटल डिजास्टर आ गया, प्रॉब्लम आ गई, और वहां से आपको फिर से ऊपर उठने के लिए आपकी जो सेविंग वगैरह है वही चीजें काम में आती है। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात है इंश्योरेंस कवरेज के बारे में। जहां पर जितना कवरेज रहेगा इंश्योरेंस पॉलिसीज का, वहां पर वो सिस्टम उतनी ही रिस्क को डाइजेस्ट करने में कैपेबल होती है। जैसे हम जानते हैं आज के डेट में कि हेल्थ इंश्योरेंस, ये जो हेल्थ वगैरह इसकी कॉस्ट इतना बड़ा है, अचानक से किसी को कुछ हो जाए तो बहुत उसके पूरे सेविंग्स वगैरह निकल जाती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी तरीके से फार्मिंग में है, उसी तरीके से अलग आप अलग अलग बिजनेस करते हो उसमें भी है। किसी ने गाय का गोठा खोल दिया और अचानक से पता चला कि कोई इन्फेक्शियस, जैसे बीच में लंपी वायरस आया था, तो कई सारे जानवरों के प्रॉब्लम हो गई, उसमें डेथ हो गई, तो पूरा वो कोलैप्स हो जाता है। और इसीलिए सरकार ने इंश्योरेंस का एक तरीका रखा है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के कवर के अंडर चीजें रखो, तो आपकी जो है वो रिस्क मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो सकता है। सो रिस्क मैनेजमेंट भी, ओनली प्रोडक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, अलॉन्ग विद दिस ये जो रिस्क और वो फैक्टर्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इंडिकेटर है वेल्थ एंड एसेट ओनरशिप। एक्चुअली ये सारे एसेट और वेल्थ ये पहले भी कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पर स्पेसिफिक बात की गई है कि ओनरशिप के बारे में, कि आपके पास कितनी ओनरशिप है। जितने खुद ओनर्स रहेंगे उन चीजों के, चाहे लैंड हो, मशीनरी हो, लाइवस्टॉक हो, तो वो सिस्टम मतलब उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, या फिर उसके लिए एक अच्छा इंडिकेटर है ओनरशिप रहना। दूसरी चीज होती है वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो भी एसेट्स हैं उनकी उनकी प्राइस क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। दूसरी चीज इसमें है एक्सेस टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। मतलब आप कितना पैसा सेव कर पा रहे हो, और जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की कैपेसिटी है। एक ये जगह सेव किया हुआ पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आप कितने रेडी हो। तो और उसमें एक चीज और भी आती है कि आपको कहाँ कहाँ से क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही है नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो वो भी इसी का एक पार्ट है वेल्थ एंड एसेट ओनरशिप का। फिर चीज आती है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। ये भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाए, जहां पर गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस दोनों तरीके से हो सकते हैं, एक नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव इन द सेंस आपको कई चीजों के लिए मतलब बाध्य करना, प्रोडक्शन के लिए लिमिटेशंस लगाना, बहुत ज्यादा टैक्स वसूल करना, ये कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स पॉलिसीज होते हैं। उसके कारण भी सिस्टम बढ़ने में, लाइवलीहुड का सिस्टम आगे चलने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर वो इन चीज़ों के लिए फ्रेंडली सिस्टम बना है गवर्नमेंट ने, तो ये चीज़ें आगे भी बढ़ती है, और लाइवलीहुड के एक डेवलपमेंट, या फिर हम जिसको एक सिक्योरिटी बोलेंगे, उसकी तरफ भी कदम बढ़ाए जाने में फिजिबिलिटी होती है। तो पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट स्कीम्स, तो गवर्नमेंट की अच्छी योजनाएं आनी चाहिए, लानी चाहिए, और लाने के बाद कितने लोगों को उन योजनाओं का एक्सेस मिल रहा है, कितना पार्टिसिपेशन लोग कर पा रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो कई सारी योजनाएं इसमें चलती हैं। कई इम्प्लीमेंट्स, मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी देना, सोलर पंप हो गया, स्प्रिंकलर और वो चीज यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फार्म पॉन्ड वगैरह। तो ये जो सारी सरकारी योजना चल रही है, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट कितना है, लोगों की समझ में कितना आ पा रहे, और लोगों का एक्सेस कितना है,
लोग कितना उसको समझ पा रहे हैं और कितना खुद पार्टिसिपेट उसमें हो पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जितना गवर्नमेंट योजनाओं का अपने डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उतना वो सिस्टम के सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। फिर पॉलिसी इम्पैक्ट्स, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। जैसे लैंड रिफॉर्म्स किए गए, लैंड का ओनर कौन रहेगा, क्या रहेगा, उसके लिए कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे। वो फिर मिनिमम लेबर वेजेस के लिए हमारे यहाँ पर रूल्स बने हैं कि इसके कम जो है कोई भी मेहनताना नहीं दे सकता है, कोई भी कंपनी है, कोई भी सेक्टर है। तो वहाँ पर जो भी लोग एम्प्लॉय जो काम करते हैं, उनके लिए मिनिमम लेबर वेजेस होती है। मतलब अगर उससे उस वो जो डिसाइडेड मिनिमम लेबर वेजेस है, उसके नीचे अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी इंडस्ट्री उस एम्प्लॉय के लोगों को कम पैसा देती है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई। तो वो एक लेबर का राइट है कि उनको कम से कम अपने काम के लिए एक मिनिमम अमाउंट मिलना चाहिए। दूसरी बात इसमें है सोशल सिक्योरिटी एंड मेजर्स। मतलब जो हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की, क्राइम ना हो सोसाइटी में, चोरियां ना हो, लूट मार ना हो, और हर किसी को हर जगह जाने के लिए कोई भी डर ना लगे। तो उस तरीके का जो सिस्टम बनता है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जितनी सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी, वो सिस्टम उतना ही लाइवलीहुड का सिस्टम अच्छा रहेगा। सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब जैसे मैंने कहा कि गए 10-12 हज़ार सालों से हम एग्रीकल्चर और उन चीज़ों से रिलेटेड हैं, और हमने बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन एनवायरनमेंट का कर दिया है। तो कुछ सिस्टम्स ऐसी है रूरल लाइवलीहुड की, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, कि वहाँ पर एनवायरनमेंट की केयर की जाती है, और एनवायरनमेंट की केयर करने के बाद हमें पता है एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन नहीं होता है, तो लॉन्ग टर्म वो सारी चीज़ें प्रोडक्टिव रहती है, और बायोडाइवर्सिटी या बाकी जो एंटिटीज़ है इस धरती की, इस सिस्टम की, जो हमारे साथ को एग्जिस्ट कर रही है, उनकी भी सेफली और सिक्योरिटी की बात जहाँ पर की जाती है, वो एक सस्टेनेबल सिस्टम होता है। और इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल फार्मिंग, इस तरीके प्रिसीजन फार्मिंग, इस तरीके से टेक्नोलॉजीज को रिकमेंड किया गया है। फिर नेक्स्ट इंडिकेटर होता है रिसोर्स डिप्लीशन। मतलब अगर आप वही सस्टेनेबल वे में अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी आपका लाइवलीहुड का नहीं कर रहे हैं, सिस्टम चला नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर रिसोर्सेज का डिप्लीशन होगा। जैसे हम कोई खेत है, वहाँ पर बस फसल निकालते जा रहा है, और उसके लिए कोई केयर नहीं कर रहे, उसकी फर्टिलिटी फिर से नेचुरल तरीके से कैसे मेंटेन हो जाए, कैसे प्रिजर्व हो जाए। तो क्या होगा, एक समय के बाद उसकी फर्टिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी, इरोजन हो जाएगा, ज़्यादा पानी से फिर सैलिनेशन, ऐसे कई सारे तरीके आते हैं जो हम अनकंट्रोल्ड रिसोर्सेज का यूज जो करते हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज का डिप्लीशन भी तेज से होता है, और ये डिप्लीशन इज नॉट द गुड इंडिकेटर। जहाँ पर रिसोर्सेज का डिप्लीकेशन होता है, वो सिस्टम अच्छा नहीं है। फिर नेक्स्ट इंडिकेटर है अडेप्टेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। जैसे मैंने कहा कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, हो रहा है, और ये होता ही रहेगा। इसके लिए बहुत कम चीज़ें हमारे हाथ में बची हैं। तो ऐसे चेंजिंग क्लाइमेट सिनेरियो में हमारा सिस्टम किस तरीके से जिंदा रह पा रहा है, वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी किस तरीके से हम मेंटेन है, और किस तरीके से हमारी इनकम को हम सिक्योर कर पा रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों को अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। तो ये सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है। फिर बात करते हैं कि रूरल लाइवलीहुड की जो जनरल कॉन्स्ट्रेंट्स है, क्या दिक्कतें हैं रूरल लाइवलीहुड को सिक्योर करने में, मेंटेन रखने में। क्यों अभी भी हम बोलते हैं कि अभी भी हमारे यहाँ पर एक अच्छा लाइवलीहुड, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमारे विलेजेस में हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए माइग्रेशन वगैरह वो चीज़ें हो रही है। तो उसे कुछ कारण बताए गए हैं यहाँ पर। कॉन्स्टेंट्स मतलब जो लिखा गया है यहाँ पर, जनरल कॉन्स्टेंट्स मतलब लिमिटेशंस क्या है, और हम या बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों हम रूरल लाइवलीहुड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर पहली बात आती है रिसोर्सेज के बारे में। जैसे हमने कहा कि रिसोर्सेज आर द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स टू डिस्क्राइब द लाइवलीहुड। तो जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, चाहे लैंड हो, वाटर हो, क्रेडिट हो, या कोई अदर रिसोर्सेज हो, उनकी अगर कमी है,
तो वो सिस्टम नहीं आगे बढ़ पाएगा, तो एक कमी उसमें रह जाती है। फिर इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, कई सारी चीज़ें उनकी जो उसके लिए जो हॉस्पिटल्स वगैरह बनने चाहिए वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आएंगे, तो उनकी कमी भी एक लाइवलीहुड के लिए प्रॉब्लम बनती है, डेवलप नहीं हो पाती है लाइवलीहुड। फिर है ओवर डिपेंडेंस अपॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर तो है, अब यहाँ पर क्या है एग्रीकल्चर की मतलब एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में बात नहीं की गई है। एग्रीकल्चर यहाँ पर फोकस दिया गया है कि बस क्रॉपिंग, आप बस क्रॉपिंग कराते रहो, या कोई यूनिक वेंचर मतलब मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें मत करो, बहुत कम चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगा ही। इसलिए ओवर डिपेंडेंस अपॉन एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बार बार बता रहा हूँ कि जहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं होती है, मतलब हम अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, और एक के ऊपर ही अगर हम डिपेंड रहते हैं, तो अगर वो सिस्टम कोलैप्स हो जाए किसी कारण, तो हमारी इनकम पूरी ही डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए ओवर डिपेंडेंस अपॉन एग्रीकल्चर एक कांस्टेंट है। फिर सोशल एंड जेंडर इनइक्वालिटी, अभी भी वो चीज़ें हैं, गरीब अमीर मतलब सोशल सिस्टम को लेके है, कास्टिज्म बेस्ड या रिलीजन के ऊपर बेस्ड इनइक्वालिटी सोसाइटी में है। दूसरी बात जेंडर से इक्वल, जैसे मेल और फीमेल जो होते हैं उनको इक्वेलेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, चाहे एजुकेशन हो, पॉलिसी बनी है सब चीज़ों के लिए कि हर हर कोई इक्वल है या उस तरीके से कंसिडर किया जाना चाहिए, लेकिन इन रियल यहाँ पर थोड़े से डिफरेंसेस हमें दिखते हैं। तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी है, और अलॉन्ग विद दिस जेंडर इनइक्वालिटी भी है। रिसोर्सेज को जो एक्सेस है हर किसी को समान तरीके से नहीं है, और ये भी लाइवलीहुड के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। फिर लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, एजुकेशन में हमारे पास आजकल जो हम लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, हम बता रहे हैं कि हर कोई साक्षर बन रहा है, लेकिन एजुकेशन का मीनिंग होता है कि सही में अपने आप को वो स्किल और हुनर के साथ डेवलप करना, कि आप अपने आजीविका चलाने के लिए खुद सक्षम बन जाए, उन चीज़ों की कमी यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ इश्यूज एंड माल न्यूट्रिशन, हेल्थ की फैसिलिटी की कमी है। दूसरी बात यह है कि इंडिया जैसे कंट्रीज जो हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की हम बात करेंगे, तो वहाँ पर जो इन्फेक्शियस या पैंडेमिक डिसीजेस का बहुत बार बार आउटब्रेक होता रहता है, उसके लिए हेल्थ इश्यूज हमेशा बने रहते हैं, और कंपैरेटिवली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उतनी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। हॉस्पिटल्स लिमिटेड है, डॉक्टर्स लिमिटेड है, इलाज बीमारियों के बहुत साथ ज़्यादा महंगे हैं, ये प्रॉब्लम हेल्थ के बारे में। माल न्यूट्रिशन में क्या है कि बोलते हैं हम कि फूड सफिशिएंट है, हम 330-325 मिलियन टन का हमारा पर ईयर का प्रोडक्शन अभी हमने अचीव किया है, लेकिन क्या है कि खाने में जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हर चीज़ आपको मिलनी चाहिए, वो हमें डाइट में मिल नहीं रही है। एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है हर चीज़ का, आपको सीरियल्स कितने चाहिए, पल्सेस कितने चाहिए, ऑयल कितना चाहिए, फैट कितने चाहिए, वाइटामिन कितने चाहिए, मिनरल्स कितने चाहिए, वो चीज़ें हमारी अचीव नहीं हो पा रही है। फिर सेवंथ प्रॉब्लम है मार्केट एंड प्राइस वोलेटिलिटी। मार्केट का एक्सेस मैंने बताया कि पहले से ही जो रूरल एरिया के साथ मार्केट का लिंकेज है वो कम है, प्रोड्यूसर को डायरेक्ट एक्सेस भी कम है मार्केट के साथ, इसलिए जो मिडल मैन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। दूसरी बात हो गई कि प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, किसी भी कमोडिटी का, एग्रीकल्चर कमोडिटी बेस्ड है, प्राइमरी कमोडिटीज होती हैं, किसी भी चीज़ का अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो मार्केट प्राइस डाउन हो जाता है, फिर उसको वो इनकम लेवल नहीं मिल पाती है फार्मर को। और दूसरी बात ये होती है कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, तो वो कब बढ़ती है, जब उसकी डिमांड बढ़ती है और प्रोडक्शन कम होता है, तो ऐसी चीज़ में वो प्रोड्यूस ही फार्मर्स के पास नहीं रहता है। जैसे टमाटर का मैं हमेशा एग्जांपल बताता हूँ, एक समय ऐसा आता है कि 5 रुपए 10 रुपए किलो से भी कोई टमाटर खरीदता नहीं है। जैसे विंटर सीजन की बात है, टमाटर का एक सीजन होता है, बहुत भर भर के मार्केट में टमाटर आते हैं, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण फार्मर को उसकी प्राइस नहीं मिल पाती है। वही दूसरी तरफ क्या हो जाता है, एक समय ऐसा आता है पर्टिकुलरली गर्मी में कि 80 रुपए 100 रुपए किलो तक टमाटर चले जाते हैं,
लेकिन वहाँ वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उतना प्रोडक्शन ही नहीं होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ इस सिस्टम में है। फिर क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है कि किस तरीके से वो इम्पैक्ट करते हैं चीज़ों को। और फिर माइग्रेशन, जो भी रूरल एरिया के प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे जो प्रॉब्लम्स मैंने पहले बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर और वो चीज़ें, तो उसके कारण क्या हो रहा है, रूरल का जो यूथ है वो काम की तलाश में भाग रहा है शहरों की तरफ, और वो दोनों तरीके का लॉस हो रहा है। फिर रूरल का भी सिस्टम कोलैप्स हो रहा है और शहरों में भी ओवरबर्डन हो रहा है पॉपुलेशन का। वहाँ पर भी हर किसी के लिए काम नहीं है, ना तो सुविधाएं हैं, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके कारण उनका भी सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है रूरल लाइवलीहुड के एक डेवलपमेंट के लिए या सिक्योरिटी के लिए। फिर कंक्लूजन में स्टूडेंट्स हमें यही बातें बताएंगे कि जो लाइवलीहुड की जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें एसेट्स, एक्टिविटीज, कैपेबिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें उसमें कंसिडर किया जाना ज़रूरी है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड में। हर किसी के अपने अपने प्रॉब्लम्स है और हर किसी के अपने अपने अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस हैं। और हमें जो है पॉलिसी और कुछ इंटरवेंशंस इस तरीके से करने चाहिए, पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि उसके कारण जो है रूरल लाइवलीहुड से कंस्ट्रेंट्स दूर होके एक सेफ, सिक्योर और बेहतर ढंग का लाइवलीहुड सभी लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। तो अगली क्लासेस में इसी के कंटिन्यूएशन में हम बाकी जो भी चीज़ें हैं, किस तरीके की लाइवलीहुड की सिक्योरिटी हम पा सकते हैं, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम ALS क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मैंने आपको नोट्स पहले ही प्रोवाइड करके रखी है। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप उन नोट्स को भी पढ़ते रहिएगा। तो ये हिंदी में ये सुनने के बाद मुझे लगता है कि अब आपको कोई भी मतलब कंसेप्ट में कमी या कोई उस तरीके का अंडरस्टैंडिंग में कमी कुछ रही नहीं होगी। फिर भी अगर किसी को लगता है कि कोई चीज़ें क्लियर होने में अभी भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। उन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा। बहुत अच्छा और बहुत सिंपल कोर्स है, बस आपको ज़रूरत है ध्यान से सब चीज़ों को समझने की। और ये फर्स्ट वीडियो था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इलाबोरेटिव वे में प्रेजेंट किया है। आगे से मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम अगर स्पीड से भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर भी आपको लगेगा कि कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो रही है, हम अपना स्पीड डाउन कर देंगे और उन चीज़ों पर फिर से बात करेंगे। सो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।